अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इंसान ने जो सबसे पहला स्टीम इंजन बनाया उसे रेलवे में इस्तेमाल किया। यहाँ पर मैं आपको एक स्टीम इंजन दिखा रहा हूँ जो कि एक ट्रेन को खींच रहा है। इस स्टीम इंजन को एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन कहा जाता है और उसकी वजह यह है कि ये ऐसा स्टीम इंजन है जिसमें हमारे पास कोयले के ज़रिए फ्यूल के जरिए आग लगाई जाती है, कंबस्चन की जाती है और उससे पानी को गर्म करके स्टीम बनाई जाती थी। फिर इस स्टीम से हम एक एक्चुएटर को ऑपरेट करवाते थे जो कि पिस्टन है। तो यहाँ पर आप सिलेंडर देख रहे हैं, इसमें स्टीम आती है और पिस्टन ऑपरेट करता है और इससे लगे क्रैंकशाफ्ट मूव करते हैं जो कि पहियों को घुमाते हैं। आप यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट देख सकते हैं जो कि पहियों को घुमा रही है और स्टीम इंजन से ऑपरेट हो रही है। इस स्टीम इंजन को एक्सटर्नल कंबस्टन स्टीम इंजन इसलिए कहा जाता है कि इंजन की बॉडी के अंदर कंबस्टन नहीं हो रही होती, बल्कि कंबस्टन इंजन की बॉडी के बाहर हो रही होती है। बस मैं आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल देता हूं। हम चलते हैं एक बॉयलर की तरफ। ये एक इंडस्ट्रियल ग्रेड बॉयलर है जो कि फ्यूल लेता है, ऑक्सीजन लेता है, उन्हें जलाता है और पानी को गर्म करके स्टीम बनाता है और फिर इस स्टीम से हम एक स्टीम टरबाइन को ऑपरेट करते हैं, उससे काम लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर स्टीम टरबाइन भी दिखा रहा हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे ट्रेन में हम स्टीम के जरिए एक्चुएटर को मूव करवाते थे और उसके जरिए पहियों को मूव करवाते थे। तो इन इंजन्स को हम एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन कहते हैं, लेकिन हमें इन इंजन्स में कुछ प्रॉब्लम थे क्योंकि ये इंजन्स बहुत बड़े बनते थे। इसलिए अगर हमने गाड़ी बनानी थी, एक व्हीकल बनानी थी, तो हमें इंजन का साइज छोटा करने की ज़रूरत थी और ये काम बहुत आसान हो गया जब हमने ऑयल को दरियाफ्त किया। तेल की दरियाफ्त के बाद इंजन के साइज को छोटा करना बहुत आसान हो गया और उसकी कुछ वजूहात भी थी और वो वजह दरियाफ्त की सबसे पहले निकोलस ओटो ने 1876 में उन्होंने हमें एक ऐसा इंजन दिया जिसे इंटरनल कंबस्टन इंजन कहा जाता है। एक ऐसा हीट इंजन है जिसके अंदर ही आग भड़काई जाती है, एक्सप्लोजन्स कराए जाते हैं, कंबस्चन कराई जाती है। तो कंबस्चन भी इस हीट इंजन के अंदर ही हो रही है और उसी से हम काम ले रहे हैं। इसकी वजह से इस हीट इंजन का साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट भी है, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर्स को भी नज़र में रखना पड़ता है। तो उस लिहाज से मेटलर्जी इसकी चेंज हो गई। निकोलस ओटो ने हमें पहला हीट इंजन इंटरनल कंबस्शन इंजन दिया और उसके बाद उसको और इम्प्रूव किया रुडोल्फ डीजल ने, जिन्होंने हमें डीजल इंजन दिया। तो इनके नाम से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि डीजल इंजन इनके नाम पर रखा गया। मैं आपको हीट इंजन या इंटरनल कंबस्टन इंजन समझाने के लिए तोप की मिसाल देता हूं। जब भी आप एक कैनन चलाते हैं तो आप उसमें सबसे पहले एक गोला रखते हैं और फिर उसमें गन पाउडर डाला जाता है। पुराने जमानों में गन पाउडर डाला जाता था और उस गन पाउडर को आग लगाई जाती थी ताकि इसके अंदर एक धमाका हो, एक एक्सप्लोजन हो और उस एक्सप्लोजन की वजह से प्रेशर बनता है और प्रेशर की वजह से ये गोला दूर जाके गिरता है। तो हम गन पाउडर यूज करते थे और उसकी बेसिस पर हमने एक हीट इंजन को बनाया। पर इंसान ने फिर ये महसूस किया कि जब तेल को गन पाउडर की जगह यूज किया जाता है, ऑयल को यूज किया जाता है, तो धमाका बहुत जोरदार होता था, प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा अचीव होते थे और यही गोला बहुत दूर जाके गिरता था। गर्ज के एनर्जी ज्यादा मिलती थी, इसलिए हमने फ्यूल के लिए गैस और ऑयल को इंटरनल कंबस्टन इंजन में इंट्रोड्यूस करवाया। तो यहां से आपको बेसिक असूल मिलना चाहिए कि एक इंटरनल कंबस्टन इंजन कैसे काम करता है और उसमें धमाके या एक्सप्लोजन्स हर वक्त हो रहे होते हैं। मैं आपको यहां पर एक 4 स्ट्रोक इंजन दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास एक सिलेंडर है। तो यहां पर मेरे पास एक सिलेंडर नुमा ओपनिंग है और इसके अंदर एक पिस्टन है। आप ये देखें, ये पिस्टन है। इसे हम इनपुट कहेंगे और इसे आउटपुट कहेंगे। रेड कलर के वेल्व्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त इनपुट का वेल्व खुला हुआ है। यहां पर आपको थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है। तो यहां से आने वाली गैस या यहां से आने वाला ऑयल अंदर दाखिल हो रहा है और आउटपुट का वेल्व बंद है। तो इसका मतलब ये है कि यहां से बाहर कोई चीज नहीं जा सकती। हमारे पास जो पिस्टन है वो एक क्रैंक शाफ्ट के साथ अटैच्ड है। इसका मतलब ये कि जब ये ऊपर नीचे मूव करेगी तो क्रैंक शाफ्ट रोटरी मोशन लेगी और उसके साथ हमारे पहिए घूमेंगे, जिस चीज के साथ भी
चाहे वो मोटर के पहिए या रेल के पहिए। तो पहला जो साइकिल है, पहला जो फेज है वो है इनटेक का। इसमें हमारे पास एयर और फ्यूल का एक मिक्सचर अंदर की तरफ आएगा, यहां पर भर जाएगा। और जब ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर की तरफ भरेगा तो हमारे पास ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा। दूसरे साइकिल में ये पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा। देखें यहां पर रोटेशन जो है वो ऊपर की तरफ है, यहां पर हमारे पास ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो फोर्स है, ये तो फोर्स जो है ये एयर और फ्यूल के अंदर आने की वजह से हुई, और उसके बाद मोमेंटम की वजह से ये शाफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि जब हम यहां से गुजरेंगे तो अब शाफ्ट ने ऊपर की तरफ जाना है। तो जैसे ही शाफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी, मैं आपको इसकी एनिमेशन भी दिखाऊंगा, तो हमारे पास गैस या ऑयल कंप्रेस होगा, क्योंकि दोनों वेल्स हमने बंद कर दिए, बाहर नहीं जा सकते हैं, और यहां पर कंप्रेशन हुआ। कंप्रेस होने से उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, और उसके बाद तीसरे फेज में हमने वहां पर स्पार्क दिया, हमने इग्निशन दिया, और वो इग्निशन इस स्पार्क प्लग से आया। तो जैसे यहां पर आग लगी तो टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गए। इस हाई प्रेशर ने इस पिस्टन को दोबारा नीचे की तरफ धकेला। अब आप देखें कि पिस्टन इस प्रेशर की वजह से नीचे जा रहा है, और उसके बाद हम आउटपुट का वेल्व खोल देंगे और ये तमाम का तमाम फ्लू गैसेस जो हमारे पास मौजूद है यहां से बाहर की तरफ निकल जाएंगे, एग्जॉस्ट में चली जाएंगी। तो हमने जो काम लेना है वो इस पावर साइकिल में लिया, जिसमें हमारे पास इग्निशन हुआ, प्रेशर बना, और उस प्रेशर की वजह से एक फोर्स आई, और उस फोर्स ने इस पिस्टन को नीचे की तरफ धकेला। इससे हमें यहां पर काम मिला, जो कि मैंने आपको ये फोर्स यहां पर दिखाई। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास पूरा साइकिल है। इस साइकिल में सबसे पहले मैं आपको पावर डायग्राम्स पहले ही कार्नोट साइकिल की वीडियो में बता चुका हूं। आप देखें तो आपके पास यहां पर इनटेक है। यहां पर हमने जैसे इनटेक लिया तो हमारा वॉल्यूम बढ़ गया। पहला हमारा साइकिल जो है वो इनटेक स्ट्रोक है। पहला स्ट्रोक क्या है? इनटेक का। और उसके बाद हमने इसे कंप्रेस किया, कंप्रेशन स्ट्रोक है। तो कंप्रेस करने में क्या हुआ? वॉल्यूम आपका कम हो गया, ये कंप्रेशन स्ट्रोक है। वॉल्यूम कम हुआ और प्रेशर बढ़ गया क्योंकि हमने इसको कंप्रेस किया। तीसरे स्ट्रोक में हमने कंबस्टन की, ये हमारा कंबस्टन स्ट्रोक है, और इसमें अगर आप देखें तो वॉल्यूम उतने का उतना ही है, लेकिन प्रेशर बढ़ गया। आग लगने की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए, और उसके बाद उस प्रेशर ने जब वर्क डन किया पावर स्ट्रोक में, इसको दोबारा घुमाया, तो हमारे पास एक्सपेंशन हुई, वॉल्यूम बढ़ गया और प्रेशर कम हुआ। इसे एक्सपेंशन कहा जाता है। यहां पर हमें इंजन से वर्क भी मिलता है, वर्क डन भी करता है इंजन। तो ये पावर स्ट्रोक है, और उसके बाद हमारे पास एग्जॉस्ट होता है, और फिर अगला साइकिल शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक साइकिल में, फोर्थ स्ट्रोक के एक साइकिल में 2 मरतबा पिस्टन ऊपर नीचे जाता है। यहां पर मैं आपको एक इंजन की एनिमेशन दिखा रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर 4 पिस्टन है और उनके स्ट्रोक्स जारी हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी टाइमिंग को हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। अगर इनकी टाइमिंग जरा सी भी खराब हो तो आपका इंजन काम करना छोड़ देगा। अगर एक इंजन को कट किया जाए तो आपको उसका क्रॉस सेक्शनल कटआउट इस तरीके से मिलेगा। आप देखें यहां पर इनलेट है, रेड कलर की इनलेट है, ये मेरे पास पिस्टन है, और पिस्टन के नीचे लिखे हैं आपको क्रैंकशाफ्ट नजर आ रही है, ये क्रैंकशाफ्ट है। और इसका काम क्या होता है कि हम एक लीनियर मोशन को, अप डाउन स्ट्रेट लाइन में मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर दें। क्रैंकशाफ्ट का ये काम होता है। और उसके बाद मेरे पास यहां पर आउटपुट है, आप देखें, और यहां पर आपको 2 वेल्व नजर आ रहे हैं। अब ये देखें, छोटे छोटे आपको 2 वेल्व नजर आ रहे हैं, और उसके साथ यहां पर अंदर की साइड पर एक स्पार्क प्लग भी मौजूद है। बिल्कुल यही काम ज्यादातर इंजन्स में हो रहा होता है। तो मैं आपको एक गैस टरबाइन दिखाता हूं। गैस टरबाइन भी एक 4 स्ट्रोक इंजन होती है, और अगर आप देखें तो इसमें पहला जो स्ट्रोक है ये गैस टरबाइन है। इसमें हमारे पास एयर आती है, और इस एयर को हम कंप्रेस करते हैं। मेरे पास पहला स्ट्रोक है इनलेट, और उसके बाद एक कंप्रेसर लगा होता है। यहां पर बाजुकात 17 स्टेज का कंप्रेसर लगा होता है, जो कि बहुत बड़ा कंप्रेसर होता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा, और वो कंप्रेस करता है। और उसके बाद हमारे पास कंबस्टर्स लगे होते हैं, जिसमें एयर टू फ्यूल रेशियो एडजस्ट होकर आ जाती है, और इसको कंबस्टन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत बढ़ जाता है गैस टरबाइन में। और उसके बाद जो फ्लू गैस हमारे पास आती है वो बहुत तेजी से बरसाई जाती है टरबाइन व्हील्स पर। यहां पर हमारे पास टरबाइन व्हील्स होते हैं, तो उन टरबाइन व्हील को घुमाया जाता है, और उनके घुमाने के साथ साथ हम उनके साथ एक लोड को अटैच कर देते हैं, एक जनरेटर को अटैच कर देते हैं, जो कि घूमना शुरू कर देता है और बिजली प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो हमारे पास ये एग्जॉस्ट गैसेस बाहर की तरफ निकल जाती हैं।
4 स्ट्रोक हैं। आप देखें कि गैस टरबाइन बहुत बड़ा इंजन है, लेकिन वो भी इन 4 स्ट्रोक पर काम कर रहा होता है, इनटेक, कंप्रेशन, कंबस्टन एंड एग्जॉस्ट। मैं आपको यहाँ पर दोबारा एक गैस टरबाइन की तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर के ब्लेड्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इनलेट है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास जो एयर आ रही है वो कंप्रेस हो रही है, उसे हम कंप्रेस करते हैं। और उसके बाद बाज़ औक़ात ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है, और बाज़ केसेस में सिर्फ एयर को कंप्रेस किया जाता है, फ्यूल को कंप्रेस नहीं किया जाता, उसको डायरेक्टली कंबस्टर्स में डाला जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर एयर भी आ गई, फ्यूल भी आ गई, और यहाँ पर इग्निशन दिया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर इग्निशन होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होते हैं, 1500 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर यहाँ पर जाता है। और उसके बाद फ्लू गैसेज, जो फ्लू गैसेज हैं वो यहाँ से निकलती हैं और उनसे टरबाइन के व्हील्स घुमाए जाते हैं, जिससे आगे हम काम ले सकते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से गैस टरबाइन का एक पूरा 4 स्ट्रोक इंजन मौजूद है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि कंबस्टर्स में, छोटी गैस टरबाइन में 1500 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर कूलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम एयर से भी कूलिंग कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ हम वाटर जैकेटिंग के साथ भी कूलिंग कर रहे होते हैं इंजन की। तो हम पानी को इंजन के इर्द गिर्द से बार बार घुमाते हैं, उसकी जैकेटिंग करते हैं, लाइनिंग करते हैं, पाइपिंग पानी की यूज़ हो रही होती है, और उससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए जाते हैं। अदरवाइज गैस टरबाइन या किसी भी इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा सकता है, तो उसकी जो कूलिंग होती है वो वाटर से होती है। यहाँ पर मैं आपको एक गैस टरबाइन का रोटर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको स्टेजेस नजर आ रही है ना, ये ब्लेड्स हैं। ये कंप्रेसर की पहली स्टेज है, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसकी 17 स्टेजेस हैं। और उसके बाद पीछे आपको टरबाइन नजर आ रही है। तो ये जो आपको पास हिस्सा नजर आ रहा है, ये वाला है जो कंप्रेसर का हिस्सा है, जो कि कंप्रेशन करता है। कंबस्टर यहाँ पर नहीं दिखाए गए, कंबस्टर इसके ऊपर होते हैं। और फिर हमारे पास यहाँ पर टरबाइन का हिस्सा है, टरबाइन व्हील्स हैं जो कि फ्लू गैसेस मूव करवाती हैं। और जब गैस टरबाइन से हम काम करते हैं, जब टरबाइन मूव करती है, तो उसके साथ आगे हम एक जनरेटर लगा देते हैं। तो हम काम क्या करवाते हैं गैस टरबाइन से, हम एक रोटर को घुमाते हैं। टरबाइन के जो मैंने व्हील्स दिखाए हैं वो घूमते हैं, और उनके साथ एक शाफ्ट लगी होती है जो कि आगे जनरेटर की तरफ जाती है। जनरेटर भी घूमता है, और जनरेटर के घूमने से बिजली प्रोड्यूस होती है, जो कि आगे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पूरी गैस टरबाइन इन 4 स्ट्रोक्स पर काम कर रही होती है। यहां पर मैं आपको यह भी बताता चलूं कि आप किसी जहाज का जेट इंजन ले लें, वहां पर भी आपको यही 4 स्ट्रोक मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के एनिमेशन दिखा रहा हूँ, जो कि आप गौर से देख सकते हैं, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी हीट इंजन, इंटरनल कंबस्टन इंजन किस तरीके से काम करता है। हमारे पास अमूमन जितने भी इंजन होते हैं उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 25 to 40% होती है। इससे ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि हम उसकी बहुत सी कूलिंग एयर इस्तेमाल करते हैं उसको ठंडा करने के लिए। लेकिन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एक और तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कंबाइंड साइकिल कहा जाता है। गैस टरबाइन में से जो फ्लू गैसेस निकलती हैं, जो कि इसके टरबाइन के व्हील्स को घुमा देती हैं, जिससे आगे जनरेटर का रोटर घूमता है और बिजली प्रोड्यूस होती है। अभी भी उनमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वो 500 सेंटीग्रेड तक उनका टेम्परेचर होता है। मैं फ्रेम 5 की गैस टरबाइन की बात कर रहा हूँ। तो अब ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और इसको हम आगे एक बॉयलर से गुजारते हैं, जहां पर हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। तो हम उन्हीं फ्लू गैसेस के टेम्परेचर से स्टीम भी बना रहे हैं, और स्टीम के जरिए आगे हम दोबारा स्टीम टरबाइन लगा के बिजली प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे पास एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और कंबाइंड साइकिल थर्मल पावर की या गैस टरबाइन की एफिशिएंसी 60% तक पहुंच जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंबाइंड साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो 60% तक है, जबकि बाकी जितने भी इंजन हैं उनकी एफिशिएंसी इससे कम होती है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे एफिशिएंट इंजन कंबाइंड साइकिल में काम करता है। लेकिन अब मैं आपको एक सैर पे लेके जा रहा हूं, और ये सैर हम करेंगे कैनेडी स्पेस सेंटर की, जहां हम विजिटर कॉम्प्लेक्स में खड़े हुए हैं, और हमें एक शटल का बूस्टर रॉकेट और उसका टैंक नजर आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर कैनेडी स्पेस स्टेशन के मुख्तलिफ लॉन्चिंग पैड्स दिखा रहा हूँ, जहां से मुख्तलिफ शटल्स को लॉन्च किया जाता है स्पेस में। और अगर आप इसके अंदर जाएं तो आपको शटल नजर भी आएगी। अटलांटिस शटल का एक मॉडल पूरा आपको नजर आएगा। लेकिन मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां पर भी इंजन्स का बहुत अहम किरदार है। अगर आप एक शटल के पूरे मैकेनिज्म को देखें, तो उसके ऊपर जो एक छोटा सा जहाज लगा होता है, इसे ऑर्बिटर कहते हैं। इसके पीछे इंजन होते हैं। आप यहाँ पर देखें, ये नोजल्स आपको नजर आ रही हैं, ये इंजन हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके साथ हमारे पास मेन एक्सटर्नल टैंक होता है, जिसमें बहुत ज्यादा फ्यूल भरा होता है, और ये टैंक
15 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर भी हो सकता है, इतना बड़ा टैंक होता है। और उसके साथ फिर हमारे पास 2 और रॉकेट होते हैं छोटे, जिनमें सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स इनको कहा जाता है, और इनमें सॉलिड फ्यूल भरा होता है। इनके अपने इंजन है, आप यहाँ पर इनके इंजन को देख सकते हैं। जो बीच वाला टैंक है, जो मेन स्टोरेज टैंक है, इसमें लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पे भरी होती है, जो कि ये पूरा सिस्टम इस्तेमाल कर रहा होता है। और इसका टेम्परेचर -250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बहुत अहम चीज है, याद रखना है, -250 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरीके से अगर अगर यहाँ पर इस तस्वीर में नीचे देखें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर 2 तरफ से फ्लू गैसेज आ रही हैं। अगर इस शटल को देखें तो इसके अपने इंजन भी काम कर रहे हैं और नीचे को फ्लू गैसेज भेज रहे हैं और कंबस्शन हो रही है। इसी तरीके से इन बूस्टर रॉकेट्स में भी कंबस्शन हो रही है। यहां पर भी आपको इंजन नजर आ रहा है, तो एक इंजन इसका भी है और ये भी नीचे की तरफ फ्लू गैसेज भेज रहा है। और दूसरे रॉकेट का भी, बूस्टर रॉकेट का इंजन होगा जो कि हमें नजर नहीं आ रहा, और वो भी नीचे की तरफ फ्लू गैसेज भेज रहा है। तो हम शटल की तरफ देखते हैं कि शटल में अमूमन कितने इंजन लगे होंगे। तो आपने यहां पर देखना है सिर्फ शटल की तरफ, आंटी को बिल्कुल नहीं देखना। और हमें यहां पर 3 किस्म के इंजन नजर आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो अमूमन शटल में 3 इंजन लगे होते हैं और उनके पीछे उनकी नोजल्स लगी होती हैं। इन नोजल्स को अगर देखें, इनके इंजन को देखें, तो आपको इस तरीके से नजर आएंगे। यहां पर मैं आपको रॉकेट का एक इंजन दिखा रहा हूं जो कि 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसने बहुत ऊपर जाना है और इसका जो फ्यूल है वो भी स्पेशल किस्म का है। तो अगर मैं नॉर्मल चीजें इसके लिए इस्तेमाल करूंगा, नॉर्मल मेटल्स इस्तेमाल करूंगा, तो 300 सेंटीग्रेड पे तो वो मेल्ट हो जाएंगी। हमें कूलिंग के लिए कुछ खास करना पड़ेगा, और वो खास हम क्या करते हैं, हम इसका फ्यूल जो कि लिक्विड हाइड्रोजन था, -250 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर था, उसका इस्तेमाल करते हैं। यहां पर मैं आपको इसका इंजन दिखा रहा हूं, तो आप देखें कि यहां पर लिक्विड हाइड्रोजन है, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, और यहां पर ऑक्सीजन है जो कि अंदर इसके मौजूद है, और इन दोनों को पंप किया जाता है कंबस्टर्स में। तो यहां पर मेरे पास कंप्रेस्ड ऑक्सीजन भी है और कंप्रेस्ड फ्यूल भी है। तो कंप्रेसर्स की जरूरत नहीं होती है अमूमन इन इंजन्स में, क्योंकि इन सिलेंडर्स को पहले हमने कंप्रेस्ड फ्यूल से और ऑक्सीजन से भर लिया होता है। हमारे पास पंप्स होते हैं, और पंप के बाद हमारे पास कंबस्टर होता है, और कंबस्टर के बाद यहाँ पर कंबस्टन होती है, और फिर हम एग्जॉस्ट करते हैं नोजल्स के थ्रू। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी नोजल्स आपको दिखाई गई हैं। तो हमारा पूरा इंजन दोबारा 4 स्ट्रोक का है, लेकिन उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने आपको रॉकेट्स में दिखाया। और कूलिंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि 3000 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कोई भी मेटल बेयर नहीं कर सकती, उसके लिए लिक्विड हाइड्रोजन को छोटी छोटी ट्यूबिंग के जरिए नोजल्स में घुमाया जाता है, सर्कुलेशन की जाती है। और जब ये फ्यूल इन छोटी छोटी ट्यूबिंग से होता हुआ सर्कुलेट करता है, तो रॉकेट की नोजल का टेम्परेचर बहुत नीचे आ जाता है, और उसके बाद इसी कूलिंग लिक्विड को हम जला देते हैं। तो यही हमारा कूलेंट है और यही हमारा फ्यूल है। इसकी वजह से इस इंजन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको यहाँ पर जो ट्यूबिंग है उनका एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। तो आप देखें कि ये ट्यूबिंग का स्ट्रक्चर है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन फ्लो करती है, और बाद में हम इसको जला देते हैं। तो इस तरीके से वो पूरी बॉडी को इंजन की ठंडा रखती है, और उसका टेम्परेचर 54 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। इसके साथ साथ शटल में बूस्टर रॉकेट्स भी यूज होते हैं, जिन्हें सॉलिड रॉकेट बूस्टर SRBs कहा जाता है। इनका काम पहले 2 मिनट में होता है, जब इन्होंने अपना फ्यूल जलाना होता है और रॉकेट को एक बहुत ज्यादा पुश देनी होती है ताकि वो अपनी एनवायरनमेंट से बाहर निकल सके। और इसमें फ्यूल क्या इस्तेमाल करते हैं, तो फ्यूल आता है पुराने जमाने की ट्रेन्स की लाइन से, जिनके गैप को खत्म करने के लिए एल्यूमिनियम की वेल्डिंग की जाती थी। यहां पर मेरे पास पटरियों में जगह होती थी, गैप होता था, तो उसको खत्म करने के लिए हम एल्यूमिनियम की रॉड लेकर उसकी वेल्डिंग करते थे। और अगर मैं आपको यहाँ पर वेल्डिंग दिखाऊं तो ये एल्यूमिनियम की रॉड है, और जब हम इसको वेल्ड करते हैं तो इसका टेम्परेचर 2500 डिग्री तक जाता है। अगर इसी एल्यूमिनियम को हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर देगा, और उसकी वजह से फ्लू गैसेस का प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा होगा, और न्यूटन के 3rd लॉ की वजह से हमें ऊपर की तरफ पुश भी ज्यादा मिलेगी। तो मैं आपको यहां पर सॉलिड एल्यूमिनियम की बार्स दिखा रहा हूं, जो कि बूस्टर रॉकेट के अंदर रखी जाती है और इनकी कंबस्शन कराई जाती है कुछ और इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो कि मैंने आपको इस स्लाइड पर दिखाएं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास सॉलिड फ्यूल है, जिसे हम SRBs में भरते हैं, और उसके बाद SRBs के इंजन इनको जलाकर ऊपर की तरफ थ्रस्ट हमें देते हैं।
अब आपको अंदाजा हो गया कि इंजन्स ने किस तरीके से हमारी तमाम टेक्नोलॉजी को बदल दिया, और स्पेशली इंटरनल कंबस्टन इंजन रॉकेट से लेके गाड़ियों और पावर प्लांट्स में किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाइए।